स्वागत है बच्चों आप सबका क्लास 11th ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लास में। बच्चों क्लास 10th में आपने सामाजिक विषय पढ़ा होगा, उसमें भूगोल को एक संक्षिप्त रूप में परिचय कराया होगा। लेकिन क्लास 11th में आते ही भूगोल विषय एक स्वतंत्र विषय के रूप में आपको पढ़ना है। भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में एक घटक के रूप में किया जाता है। पृथ्वी, भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं एवं उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अतः अत्यंत सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। लेकिन आइए अपने विषय में देखते हैं, लेसन में देखते हैं, जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। ये लेसन 1 है आपके सब्जेक्ट में, अर्थात ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस लेसन में आपको क्या क्या पढ़ना है वह है पॉइंट नंबर 1 में हम पढ़ेंगे भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा और उद्देश्य। दूसरा पॉइंट है भूगोल का अध्ययन क्षेत्र, अर्थात भूगोल का जो सीमा है, भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में क्या क्या पढ़ा जाता है। तीसरा पॉइंट भूगोल की प्रकृति यानी नेचर क्या है। अगला भूगोल के उपागम यानी पढ़ने की विधियां कौन कौन सी हैं, भूगोल को हम किन विधियों से आसान तरीके से इस विषय को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है भूगोल एवं मानव के बीच संबंध, क्या संबंध है इसको हम जानेंगे। इसके अलावा भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं और अंत में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली जो इस लेसन में आए हुए हैं। इनके माध्यम से ये पूरे बिंदु हैं जिससे आपको इस लेसन की स्टडी करनी है। तो आइए चलते हैं अपने इस लेसन में। पॉइंट नंबर 1 देखिए, भूगोल का अर्थ। बच्चों भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के जियो अर्थात पृथ्वी और ग्राफोस अर्थात वर्णन से मिलकर हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। और इसकी परिभाषाएं हैं बच्चों, आपको बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। बच्चों भूगोल शब्द का प्रयोग एरास्थनीज ने किया था और यही कारण है कि इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, और आपको मेरे इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में बताना है आगे चल के कि इसी क्वेश्चन का मैं जो लाइन है इसको क्वेश्चन के रूप में आपको दूंगी कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप इस लेसन को ध्यान से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट आपको देखना है और सुनना है। अब पहले जो परिभाषा है भूगोल की वह है E.C. सैंपल, अर्थात एलन चर्चिल सैंपल। ये भूगोल वेत्ता है अमेरिका की। इन्होंने भूगोल को परिभाषित किया है कि पृथ्वी एवं मानव के भूगोल के दो गतिशील अंग हैं। अर्थात भूगोल में हम किनका अध्ययन करेंगे, एक तो पृथ्वी और मानव, इन दोनों के जो क्रियाकलाप हैं वह किन रूपों में है, किस प्रकार से किया जाता है, इन्हीं का अध्ययन है। दूसरी परिभाषा भूगोलवेत्ता हार्टशॉन ने दी है। इनके अनुसार भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय भिन्नताओं के विवरण तथा व्याख्या से संबंधित है। अर्थात हमारे आसपास के विभिन्नताएं हैं, वो विभिन्नताएं चाहे भौतिक रूप में हो या सांस्कृतिक रूप में हो, इन्हीं का अध्ययन और इन्हीं की व्याख्या से संबंधित है। और इसके अलावा अगली जो परिभाषा है वह है एकरमैन। एकरमैन ने भूगोल की परिभाषा दी है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल पर समस्त मानव जाति और उसके प्राकृतिक वातावरण की पारस्परिक क्रियाशील विस्तृत प्रणाली का अध्ययन है। आप देख रहे हैं कि यह तीसरी परिभाषा है और तीसरी परिभाषा में लगभग वही बातें बताई जा रही हैं। भूगोल क्या है, मानव जाति और उसके प्राकृतिक वातावरण। आप देखिए भूगोल की दूसरी जो परिभाषा ऊपर है हार्टशॉन ने, उसमें क्षेत्रीय भिन्नता, और इसके ऊपर पहली परिभाषा में पृथ्वी और मानव। कुल मिलाकर यह सामने आ रहा है कि भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक क्रियाशील विवरण प्रणाली का अध्ययन करता है। सरल और सामान्य शब्दों में अगर हम कहें बच्चों तो भूगोल मानव एवं पृथ्वी के संबंधों का अध्ययन है। अब आइए देखते हैं भूगोल का उद्देश्य क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं भूगोल को, इसका उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य है बच्चों, भूगोल पृथ्वी तल का विभिन्न स्वरूपों के आधार पर अध्ययन करता है। अर्थात
हमारे पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार के स्वरूप दिखाई देते हैं, और स्वरूप में क्या आता है, पर्वत है, पहाड़ है, नदियां हैं, बहुत सारे स्वरूप हैं पृथ्वी के, तो इनका अध्ययन करना भूगोल का उद्देश्य है। अब दूसरा उद्देश्य क्या है, पर्यावरण एवं मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, अर्थात हमारा वातावरण और मनुष्य के जो आपसी संबंध है इनका अध्ययन करना भूगोल का उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य दिया गया है प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का वितरण। संसाधन कितने प्रकार के बताए, प्राकृतिक एवं मानवीय। प्राकृतिक से संबंधित है, जो प्रकृति ने स्वयं दिए हैं, हमें उपहार स्वरूप प्रदान कर रखे, उसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं है। दूसरा और मानवीय संसाधन, जिसमें मनुष्य से संबंधित सभी प्रकार के क्रियाकलाप जनसंख्या से संबंधित है, इनका वितरण और विकास और नियोजन पूरे संसार में, इनका अध्ययन करना भूगोल का उद्देश्य है। और प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हार्टशॉन ने बताया है बच्चों कि भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का मानव के संसार के रूप में वैज्ञानिक रीति से वर्णन करना और विकास करना की प्रक्रिया में योगदान है। अब आइए देखते हैं भूगोल का अध्ययन क्षेत्र क्या है। हम भूगोल का जो अध्ययन करते हैं उसका अध्ययन क्षेत्र क्या क्या है। तो पहला अध्ययन जो क्षेत्र है वह है भौतिक वातावरण में भिन्नता। भौतिक वातावरण यानी फिजिकल एनवायरनमेंट हमारा जो है, जिसमें प्रकृति स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, इसका अध्ययन करना है। तो भौतिक वातावरण में भिन्नता को हम पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित, अब धरातल पर क्या क्या उपस्थित आपको पता है, पर्वत है, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, जलवायु, मृदा, वनस्पति और जीवों के बीच भिन्नता के स्वरूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता का अध्ययन। सांस्कृतिक वातावरण में बच्चों क्या होता है कि इसके अंतर्गत भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, ये सब किससे संबंधित है, मनुष्य से संबंधित। संगीत, नृत्य, मानव द्वारा सृजित बनाए गए जो ग्राम है, नगर हैं, सड़कें, रेल पत्तनों, बाजारों तथा अन्य कई तत्वों के बीच व्याप्त अंतर को हम अध्ययन करते हैं। इस प्रकार भूगोल को सभी तथ्यों का अध्ययन करना पड़ता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं हमारा अगला बिंदु क्या है, भूगोल की प्रकृति। अब भूगोल का नेचर क्या है यह भी जानना बहुत जरूरी है। तो भूगोल की प्रकृति पहली है, भूगोल क्या है, एक वैज्ञानिक विषय के रूप में है। आप देखते हैं विज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है, क्या, कहाँ, क्यों। आपने साइंस पढ़ रखी है 10th में, आपको पता होगा। तो भूगोल क्या है, एज ए साइंस। ठीक है, हम इसमें स्टडी करेंगे साइंस की तरह से। जैसे आप साइंस में क्या पढ़ते हैं, क्या, व्हाट, तो ये शब्द भूगोल में कहाँ सेट होता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर पाई जाने वाली कोई प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं को देखते ही आप कहते हैं क्या है ये, तो ये हुआ ना साइंटिफिक विषय के रूप में पहला उदाहरण। ठीक है, अब दूसरा साइंस में आप पढ़ते हैं कहाँ। अगर आपने कोई चीज़ देख ली है तो आप ये भी सोचते हैं, आपके माइंड में ये भी विचार आता है कि ये संसार में कहाँ है। इसी प्रकार से आपने जो स्वरूप देखा वह चाहे प्राकृतिक हो या फिर सांस्कृतिक हो, आपके मन में ये विचार आता है कि यह अमुक प्रतिरूप पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित, और ये कहाँ कहाँ है, पूरे भारत में या पूरे संसार में। इसके अलावा साइंस में क्या अध्ययन किया जाता है, क्यों का। तो भूगोल में भी यह अध्ययन किया जाता है कि यह जो हमारा क्या और कहाँ हमने देखा और समझा, यह क्यों है। क्यों में तत्वों और तथ्यों के मध्य कारण और कार्य के संबंध की व्याख्या से संबंधित है। यह एक क्या हुआ, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में। इसके अलावा हम क्या करते हैं, दूसरा जो प्रकृति है भूगोल की वह है भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट के रूप में है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसके अंतर्गत क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास किया जाता है। क्षेत्र विशेष के भौतिक लक्षणों, अब भौतिक लक्षण, भौतिक का नाम आते ही आपको पता होना चाहिए जो प्रकृति से संबंधित है, जिसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं है। अब भौतिक लक्षण क्षेत्र में क्या हो सकते हैं, उच्चावच यानी उस धरातल की ऊंचाई नीचाई, उसकी मिट्टी, वनस्पति, जलाशयों, और सामाजिक लक्षणों। सामाजिक का नाम आते ही मनुष्य से संबंधित हो जाता है। समाज किससे बनता है, मनुष्य। तो इसके अंतर्गत ग्राम, नगर, व्यापार, वाणिज्य, जनसंख्या,
विस्तार, घनत्व, साक्षरता आदि इन की क्षेत्र के संदर्भ में वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है। इसमें अन्य प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के महत्वपूर्ण गुणों का सहारा लिया जाता है, जिससे भूगोल और अन्य सामाजिक विज्ञानों में घनिष्ठ संबंध होना स्पष्ट है। इस प्रकार से आपने देखा भूगोल की प्रकृति क्या है, एक वैज्ञानिक विषय के रूप में और एक है समाकलन विषय के रूप में, जिसमें हम अपने आसपास के क्षेत्रों से संबंधित अध्ययन करते हैं। और अब अगला बिंदु है बच्चों भूगोल के उपागम। उपागम से मतलब है विधियां या मेथड। भूगोल को पढ़ने के क्या विधियां, हम किन विधियों के माध्यम से भूगोल विषयों को आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। सपोज कीजिए आपको विश्व का अध्ययन करना है, तो विश्व का अध्ययन आप विश्व में बहुत सारी चीज़ें हैं, फिजिकल भी हैं और कल्चरल भी हैं, तो आप सबको एक साथ पढ़ने में तो पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम भूगोल को किस विधि से पढ़ें, तो इसके लिए 2 विधियां बताई गई हैं बच्चों। पहली विधि है क्रमबद्ध उपागम। क्रमबद्ध उपागम जो विधि है यानी सिस्टमैटिक अप्रोच, इसको प्रस्तुत किया था वॉन हम्बोल्ट ने। ठीक है, वॉन हम्बोल्ट ने इस विधि को प्रस्तुत किया। और जो दूसरी विधि है प्रादेशिक उपागम, प्रादेशिक उपागम को प्रस्तुत किया था अमेरिकी ये भूगोलवेता रहे कार्ल रिटर ने। तो आइए हम दोनों को एक एक करके समझते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे क्रमबद्ध उपागम क्या है। बच्चों, क्रमबद्ध उपागम की विचारधारा जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलविद अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा प्रस्तुत की गई। इसमें एक ही भौगोलिक कारक या तत्व को लेकर, एक ही भौगोलिक कारक, मान लीजिए हमें भौगोलिक कारक, आपको माइंड में हो रहा होगा कि भौगोलिक कारक क्या है, जो मैंने आपको बताया फिजिकल एनवायरनमेंट। उस फिजिकल में चाहे आप जलवायु ले लें या वनस्पति ले लें या मिट्टी ले लें, कोई भी एक तत्व आप उठाकर ले सकते हैं और उस एक तत्व को पूरे विश्व में उसी एक तत्व से आपको अध्ययन करना है। ये होगा क्रमबद्ध उपागम। ठीक है, अब विश्व के किसी भी एक भाग का हम एक तत्व के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इसमें ध्यान भूगोल के किसी एक तत्व पर ही केंद्रित होता है। धरातल, जल प्रवाह, जलवायु, मृदा, वनस्पति, खनिज संपदा, कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार, जनसंख्या आदि, ये सब बहुत सारे कारक हैं जिनमें हम किसी एक तत्व के माध्यम से ही अध्ययन करेंगे। दूसरा है प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम विचार का विकास जर्मन भूगोलविद कार्ल रिटर, ये जर्मन भूगोलवेता रहे बच्चों, मैंने आपको अमेरिकी बताया, अमेरिकी नहीं, जर्मनी भूगोलवेता है। और ये जो क्रमबद्ध उपागम है वॉन हम्बोल्ट, ये भी जर्मन के भूगोलवेता रहे हैं। इन्होंने, कार्ल रिटर ने प्रादेशिक उपागम को प्रस्तुत किया। प्रादेशिक उपागम में विश्व का अध्ययन करने के लिए संपूर्ण विश्व को विभिन्न प्राकृतिक खंडों या प्रदेशों में विभाजित कर लिया जाता है और किसी एक प्रदेश का सभी भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। बाकी ज़्यादा जानकारी आपके बुक में है, बहुत अच्छे तरीके से उसमें बताया गया, उसमें भी देख सकते हैं। और अब अगली हेडिंग है बच्चों, जो हमारा पॉइंट है भूगोल और मानव के बीच में संबंध। भूगोल का जो उद्देश्य है, जो अध्ययन है, वह सब इन्हीं से संबंधित है। भूगोल में क्या है, भूगोल और मानव के बीच का संबंध ही है। तो बच्चों, भूगोल और मानव के बीच के संबंध को हम कई प्रकार से देख सकते हैं। भूगोल का संबंध प्रकृति और मानव की संपूर्ण इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया, अर्थात प्रकृति क्या है और मनुष्य क्या है, प्रकृति के क्रियाकलाप और मनुष्य के क्रियाकलाप से संबंधित जो अंतर प्रक्रिया है या इंटरेक्शन अथवा एक दूसरे से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन है। मानव का प्रकृति के साथ संबंध अनुकूलन अथवा अपरिवर्तन यानी मॉडिफिकेशन के सिद्धांत पर आधारित है, किंतु आज मानव वैज्ञानिक तकनीकों के विकास के द्वारा प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित बनाए रखकर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपने कार्य क्षेत्र के लिए कर रहा है तथा प्रतिदिन भौतिक वातावरण के बंधन से स्वतंत्र हो रहा है। आप देखते हैं बच्चों, प्राचीन काल में मनुष्य प्रकृति के द्वारा दिए गए संसाधनों का बिना किसी परिवर्तन किए उसका उपयोग कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मनुष्य का तकनीकी विकास का ज्ञान हुआ, उसने प्रकृति में परिवर्तन के माध्यम से अपने आप को प्रकृति से स्वतंत्र किया। तकनीकी विकास और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के द्वारा
मानव ने आश्रित की अवस्था से यानी प्रकृति पर जो डिपेंड था उस अवस्था से आत्मनिर्भरता की अवस्था को प्राप्त कर लिया, सेल्फ डिपेंड हो गया वह। और उसके साथ क्या किया, संभावनाओं का सृजन किया। उसने ये देखा कि यह प्रकृति जिस प्रकार से है इसमें और भी बहुत सारी संभावना है और भी बहुत कुछ मनुष्य के लिए प्राप्त है। इस प्रकार भूगोल मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के बीच के अंतर प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन है। निरंतर सक्रिय मानव एवं परिवर्तनशील पृथ्वी के प्राकृतिक तत्व के बीच परस्पर प्रक्रिया के कारण दोनों परिवर्तित होते रहते हैं। यानी मनुष्य और प्रकृति दोनों के जो संबंध है वे परिवर्तित होते रहे। प्राचीन काल में कुछ थे, वर्तमान में कुछ आपको दिखाई दे रहा है। आपने अनुभव भी किया इस चीज को। प्रारंभिक मानव अपने चारों ओर के पर्यावरण पर ही निर्भर करता था। मानव प्रकृति का अंग होते हुए भी अपने क्रियाकलाप द्वारा प्रकृति पर प्रभाव डालता है। यह था मानव और भूगोल के बीच संबंध। और अब अगला बिंदु हमारा है भूगोल की शाखाएं। बच्चों, क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की जो शाखाएं हैं वह है भौतिक भूगोल यानी फिजिकल एनवायरनमेंट, मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी, और इसके अलावा जीव भूगोल। यह किसके आधार पर है बच्चों, यह है हमारे क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। अब भौतिक भूगोल में हम क्या अध्ययन करते हैं, भौतिक में फिजिकल एनवायरनमेंट में भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी। अब जियोमॉर्फोलॉजी में क्या होता है, भू आकृतियों, पूरे संसार में पूरे भारत में जितने प्रकार की भू आकृतियां हैं, पर्वत पहाड़ मैदान, इन सभी भू आकृतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। यह भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। और क्या है, जलवायु विज्ञान यानी हाइड्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान में, इसके अंतर्गत ये भौतिक भूगोल का ही एक भाग है। इसमें जलवायु विज्ञान में जलवायुमंडल का संरचना, मौसम जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार और जलवायु प्रदेश का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा भौतिक भूगोल में जल विज्ञान यानी हाइड्रोलॉजी, और इसमें जल परिमंडल जिसमें समुद्र, नदी, जल, झील तथा अन्य जलाशय सम्मिलित हैं, तथा उसका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों पर उनके कार्यों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। और मृदा भूगोल भी भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है, सॉइल ज्योग्राफी। यह मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं, उत्पादकता, वितरण एवं उपयोग आदि के अध्ययन से संबंधित है। तो यह भौतिक भूगोल के अंतर्गत था। और अगला है मानव भूगोल। मानव का नाम आते ही मनुष्य से संबंधित सभी क्रियाकलाप को शामिल किया जाता है। यह पृथ्वी, पर्यावरण तथा मानव के अंतर संबंध को व्यक्त करने वाली भूगोल की शाखा है, जिसे पुनः आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ग्रामीण अधिवास व नगरीय अधिवास भूगोल आदि से संबंधित है। आप देखिए, मानव भूगोल से संबंधित क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया मनुष्य से संबंधित जितने प्रकार के क्रियाकलाप हैं उन सभी को हम मानव भूगोल में शामिल करते हैं, और इन्हीं क्रियाकलापों से संबंधित भूगोल भी बन जाते हैं। जैसे मनुष्य के जो क्रियाएं हैं वो सभी अर्थ से संबंधित, तो क्या हो गया, आर्थिक भूगोल हो गया। मनुष्य समाज बनाता है तो सामाजिक भूगोल करता है। मनुष्य राजनीति करता है तो राजनीतिक भूगोल। मनुष्य जनसंख्या से संबंधित तो जनसंख्या भूगोल। मनुष्य ग्रामीण नगरों का, ग्रामीण अधिवासों या ग्रामीण बस्तियों का निर्माण करता है तो ग्रामीण अधिवास हो गया। नगरीय या शहरी अधिवास बनाता है तो उससे नगरीय भूगोल हो गया। इस प्रकार से मानव से संबंधित जो सभी क्रियाकलाप हैं उसको हम किस में अध्ययन करेंगे, मानव भूगोल में। अब आता है जीव भूगोल। जीव भूगोल भौतिक भूगोल एवं मानव के अंतरापृष्ठ यानी इंटरफेस अर्थात आंतरिक संबंधों के फलस्वरूप जीव भूगोल का उद्भव हुआ है। इसके अंतर्गत जो शाखाएं हैं वह जैविक भूगोल यानी बायोलॉजिकल ज्योग्राफी, वनस्पति भूगोल यानी बॉटनिकल ज्योग्राफी, और पारिस्थितिक विज्ञान इकोलॉजिकल साइंस, और पर्यावरण भूगोल यानी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी को शामिल किया जाता है। इनसे संबंधित यह भूगोल की क्रमबद्ध उपागम के आधार पर ये शाखाएं थी बच्चों। उसके बाद अब आइए देखते हैं प्रादेशिक उपागम के आधार पर शाखाएं। ये जो हमारा प्रादेशिक उपागम है इसके आधार पर जो शाखाएं हैं अलग अलग हैं। इसमें वृहद, मध्यम
लघु स्तरीय प्रादेशिक अध्ययन, ग्रामीण नियोजन, शहर नियोजन, प्रादेशिक विकास और प्रादेशिक संश्लेषण। यह किसके आधार पर हुआ? यह हुआ हमारे प्रादेशिक उपागम के आधार पर। और अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली जो इस लेसन में आई है। पहली शब्दावली है ज्योग्राफी, वह विज्ञान जो क्षेत्रीय आधार पर पृथ्वी का वर्णन करता है। दूसरी है GIS, किसे कहते हैं? भौगोलिक सूचना तंत्र, यानी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तीसरी है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी, क्या है? वह विज्ञान जिसके अंतर्गत विभिन्न जीवों तथा उनके पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है स्पीसीज, यानी प्रजातियां जो शारीरिक रूप से एक होती हैं। ये शारीरिक रूप से जो लक्षण होते हैं वह प्रजाति, मान लीजिए भारत में कोई एक प्रजाति है या ऑस्ट्रेलिया में कोई एक प्रजाति है, तो वह प्रजाति विश्व के जिन क्षेत्रों में होगी सभी के शारीरिक लक्षण एक जैसे हों, भले ही वे चाहे जहाँ वितरित हो। और अगला है SD, क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सम विकास, या उसको हम कहते हैं समपोषित विकास, जिसमें भावी विकास की विशेषता होती है। और अब अंत में बच्चों आपको कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए जा रहे हैं। वैसे तो आपकी बुक में लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट सब कुछ दिए गए हैं, लेकिन इस लेसन में मैंने अपनी तरफ से कुछ छांट के क्वेश्चन दिए हैं। आपको ये क्वेश्चन तो सारे करने ही हैं, साथ ही आपको अपनी बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन है उन्हें भी सब अच्छे से समझ के करना है और याद करने हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, भूगोल का अर्थ तथा परिभाषा दीजिए। दूसरा है भूगोल के अध्ययन क्षेत्र की विवेचना कीजिए। भूगोल की शाखाएं कौन सी हैं? भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य क्या है? भूगोल के उपागम कौन कौन से हैं? और यह अंतिम क्वेश्चन है, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? और यही मेरा कमेंट्स बॉक्स का भी जो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ यही है कि भूगोल का पिता किसे कहते हैं। आपको इस आंसर को मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। और ये था बच्चों आपका क्लास 11th की ज्योग्राफी विषय का लेसन 1, नाम था ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और इसके साथ वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें। हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको अगले लेसन की वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, जिससे कि आपका कोई पढ़ाई का नुकसान ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगले लेसन के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टेक केयर।